एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें ना एक टेबल बनानी है आपको, 14 एलिमेंट्स हैं, उनके मैं एटॉमिक मासेस बताऊंगा आपको। तो एलिमेंट, सिंबल और एटॉमिक मास ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, सिंबल, एलिमेंट, सिंबल और एटॉमिक मास। हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। हाइड्रोजन का सिंबल H, कार्बन का C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, सोडियम का होता है Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, आयरन का Fe और कॉपर का Cu। ठीक है, अब इनके सबके एटॉमिक मास लिख दीजिए। 1U, 12U, 14U, 16U। सोडियम का होता है 23U, मैग्नीशियम का 24U, 27U, 31U, 32U, 32U, 35.5, 39, 40, 56, और 63.5। इनकी एटॉमिक मासेस की ज़रूरत पड़ती है, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो एक तो ये एटॉमिक मासेस आपको सबको लर्न करने, कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस। उसके बाद फिर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट।
हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज. एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज. फर्स्ट लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस. इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ आयंस. उसके बाद हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में a molecule is an electrically neutral group of two or more atoms a molecule is an electrically neutral group of a molecule is an electrically neutral group of two or more atoms chemically bonded together. Two or more atoms chemically bonded together. Chemically bonded together. ये मॉलिक्यूल्स हो गए. इसमें इसके बाद लिखेंगे molecules are of two types. Molecules are of two types. First लिखेंगे molecules of elements. Molecules are of two types. First लिखेंगे molecules of elements. इसमें लिखें the molecule of an element contains two or more similar atoms the molecule of an element contains two or more similar atoms contains two or more the molecule of an element contains two or more similar atoms chemically combined together. Chemically combined together. Chemically combined together. ठीक है, ये मिटा रहा हूँ इनके जो एटॉमिक मासेस है. केमिकली कंबाइंड टुगेदर. इसके बाद है एग्जाम्पल लिखें हाइड्रोजन गैस,
H2 कॉमा ऑक्सीजन गैस O2 एटसेट्रा, ये हो गया। तो अब आप ये देखिए कि थोड़ी देर के लिए चला रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस में क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स जुड़ जाते हैं, तो H2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के दो एटम्स जुड़ गए तो O2 हो गया। तो इनको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एक ही सेम टाइप के एलिमेंट्स जब जुड़ गए तो जुड़ने के बाद जो नया मॉलिक्यूल बनाते हैं वो इस कैटेगरी में आता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। और जब अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ते हैं, मतलब ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है ना, ये क्या है कि इसमें हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें क्या है कि इसमें एक ही तरीके के जो एटम्स हैं वो जुड़ते हैं। जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ही जुड़ा तो O2 बन गया, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ही जुड़ा तो H2 बन गया, इस तरह से। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की। दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ लिखे सेकंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। molecules of compounds। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में लिखिएगा, द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर, द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड the molecule of a compound of a compound contains two or more different types of atoms, contains two or more different types of atoms, two or more different types of atoms chemically combined together, chemically combined together, chemically combined together, full stop। For example, the molecule of hydrogen chloride the molecule of hydrogen chloride ब्रैकेट में लिखें HCl, the molecule of hydrogen chloride HCl contains two different types of atoms, contains two different types of atoms, hydrogen atom and chlorine atom, hydrogen atom and chlorine atom। The molecule of hydrogen chloride HCl contains two different types of atoms, hydrogen atom and chlorine atom। ठीक है। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना HCl मॉलिक्यूल जो है, HCl मॉलिक्यूल में दो अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और साथ में क्लोरीन होता है। यहाँ पर हमने जैसे जिक्र करा था, तो यहाँ पर हमने कहा था कि हाइड्रोजन है, H2 है। तो H2 का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन के ही दो एटम्स हैं, ठीक है। तो H और H ही जुड़ रहा है।
यानी कि सेम टाइप के ही एटम्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं। तो जब सेम टाइप के एटम्स जुड़ते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और जब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जुड़ते हैं तब उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक, तो हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम जब ये दोनों जुड़ेंगे तो HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद लिखेंगे केमिकल फॉर्मूले, हेडिंग डालेंगे केमिकल फॉर्मूले। फॉर्मूले, तो फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला की जो प्लूरल फॉर्म है उसको फॉर्मूलाज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूले मतलब बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज की बात हो रही है। और केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, a chemical formula represents the composition, a chemical formula represents the composition of a molecule of the substance of a molecule of the substance. The chemical formula represents the composition of a molecule of the substance in terms of the symbols of the elements, in terms of the symbols of the elements, in terms of the symbols of the elements present in the molecule. Present in the molecule. Present in the molecule, ये हो गया। तो जैसे HCl है तो HCl क्या है, HCl केमिकल फार्मूला ही तो है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो तो H है, और क्लोरीन का सिंबल क्या है वो Cl है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के सिंबल जब कंबाइन हुए तो ऐसा ही नहीं है कि भाई H लिख दिया और Cl लिख दिया बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही अगर वाटर बनना होता तो वाटर के लिए तो फिर H और O लिख देते, वहाँ पर H2O लिखने की ज़रूरत क्या थी। तो केमिकल फार्मूला बनता किस तरीके से है वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक तो सबसे पहले तो ये देखना है केमिकल फार्मूला होता क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं उनके जो सिंबल्स हैं उनके सिंबल्स को यूज़ करके एक इन्फॉर्मेशन, किसी कंपाउंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला, वो उसका केमिकल फार्मूला होता है। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो उसको बोल दिया हमने CO2। ठीक है, तो उसको CO तो नहीं बोलते, वो CO इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि उसका भी बनाने का एक तरीका है। ठीक है, तो वो तरीका अभी देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखिएगा, एक हेडिंग और डालेंगे पहले, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इसमें लिखेंगे द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेस
The molecular mass is equal to the sum of the atomic masses of all the atoms present in one molecule all the atoms present in one molecule of the substance. For example, molecular mass of H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो H2O क्या है, वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकालेंगे भाई, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को टेबल बनवाई थी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और कितने एटम है 2, तो एक एटम का एटॉमिक मास 1, तो 2 का कितना 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन तो सिर्फ अकेला O ही लिखा हुआ है, और O का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 1 × 2 इज 2, 2 + 16 इज 18 U क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसका शॉर्ट में U लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ा कॉमन कंपाउंड्स ले रहा हूँ, H2O वाटर बड़ा कॉमन कंपाउंड है, CO2 बड़ा कॉमन कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 ये क्या हो जाएगा भाई, कार्बन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कार्बन सिर्फ C ही लिखा हुआ है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो 16 × 2, तो 12 + 16 2 = 32, ये कितना हो जाएगा 44 U, ठीक है, ये हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे आयंस, ION, आयंस, आयन के आगे बस S लिख देना, ये मिटा दो, सारा नोट कर लिया, हो गया, भाई गया, भाई गया, आज रात को सब जाओगे क्या छोड़ने, एक बार पहले नहीं गए थे सब जने, नेक्स्ट लिखेंगे आयंस, ठीक है, इसमें लिखिएगा एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, an ion is a positively or negatively charged atom positively or negatively charged atom or group of atoms group of atoms. There are two types of ions, cations and anions.
कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है ना। दो तरीके के आयंस होते हैं, कैटायन होता है और एनायन होता है, ठीक। फिर लिखेंगे फिर लिखेंगे कैटायन, हेडिंग डालेंगे कैटायन। कैटायन, तो कैटायन का क्या है तो देखिएगा, a cation is formed by the loss of one or more electrons by an atom. A cation is formed by the loss of one or more a cation is formed by the loss of one or more electrons by an atom. by an atom। अब इसमें सोडियम है, -1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, Na1+, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। इस चीज़ को मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, इस चीज़ को दोबारा देख लीजिए। ये किस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा सोडियम है हमारे पास, सोडियम एक एलिमेंट है। अब सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर सबके लिखवाए थे कि नहीं, एटॉमिक नंबर सबके लिखवाए थे। चलिए देखिए, नहीं तो मैं बता दूंगा, पहले ये दो टॉपिक्स कर लो, कैटायन और एनायन, फिर बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है वो तो 23 है, ठीक है। अरे भाई फ़ोन में कहाँ लगे पड़े हो तुम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब 11 का मतलब ये है, जब भी कभी एटॉमिक नंबर की बात करी जाती है तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट में अगर एटॉमिक नंबर की बात करी जाती है तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो जब ये बताया है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ये कहेंगे, इट इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 11। अब जो अरेंजमेंट है, जैसा कि हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ठीक। ये थोड़ी सी गड़बड़ है वैसे इसमें, जो ये केमिस्ट्री है ना, जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है कि इन्होंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर तो पहले दे दिया और स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला बाद में दे दिया। पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना चाहिए, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर ऐसे ही चला आ रहा है, ठीक। तो जरा देखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर कराऊंगा, उसको हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा होता है कि जब भी कभी हम ये बात करते हैं कि प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। ये जो 11 के 11 प्रोटॉन्स हैं ना, ये 11 के 11 प्रोटॉन्स यहाँ पर रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और इनके साथ न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट करते हैं, चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो जो पहला वाला शेल है ना, जिसको हम पहला ऑर्बिट भी बोल देते हैं, तो फर्स्ट शेल या जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें क्या होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ऐसे 1 और 2 पहले वाले शेल में। फिर दूसरे वाले शेल की बात करें तो दूसरे वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो इस तरीके से जो दूसरा वाला शेल है, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए अभी तक, 10 हो गए, ठीक है।
तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल 10 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने 11 हैं, तो अभी तीसरे शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तीसरे शेल में, तो तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आया है ना तीसरे शेल में, तो कोई भी जो एलिमेंट है वो ना स्टेबल होना चाहता है, कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, तो वो जो स्टेबल है वो स्टेबल किस तरीके से होगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या एक्सेप्ट कर देगा। अब ये जो तीसरा शेल है, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को पहला वाला शेल है, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद के जितने भी शेल है ना सब 8 इलेक्ट्रॉन्स पर ही सब स्टेबल होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी कि बाहर से मुझे कहीं से 7 मिल जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है उस 1 इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं कि वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए, एनर्जी लिमिटेशंस हो गई, एनर्जी लिमिटेशंस। तो ये क्या करेगा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा कि अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, हम बाहर से 7 लेकर आए, इससे ज़्यादा बढ़िया ये नहीं है कि इसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें। तो इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर मैं P बोल रहा हूँ तो प्रोटॉन्स तो 11 ही बचे, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कितना बचा, 11, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं E, वो कितने रह गए, 10 रह गए। तो ये बताइए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना ज़्यादा बचा अब हमारे पास, 1 ज़्यादा, 1 ज़्यादा। तो 1 क्या है हमारे पास, 1 एक्स्ट्रा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए 1+। यही जो 1+ है ना, यही इसकी वैलेंसी भी कहलाती है। आयन के ऊपर जो लिखा रहता है, मतलब एलिमेंट का जो सिंबल है उसके ऊपर जो लिखा रहता है, जैसे 1+ लिखा हुआ है, तो 1+ इसकी वैलेंसी है। और आप ये देखेंगे कई बार बुक्स में देखेंगे कि Na है, Na के ऊपर 1+ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, उसका मतलब भी यही है, 1 जनरली लिखा नहीं जाता, 1 लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ 1 की जगह प्लस ही लिख देते हैं, तो वो भी चलता है, वो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस तरह से इसकी जो वैलेंसी हो गई सोडियम की, वो हो गई 1+, ठीक है। ये तो कैटायन का एग्जांपल हुआ। तो आप ये देखिएगा कि ये जो रिएक्शन है जिसमें मैंने लिखा कि सोडियम था और सोडियम में से -1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में से हमने 1 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब निकाल दिया, निकाल दिया, भाई निकला ही तो है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, Na1+ बन जाएगा। समझ गए, सभी को क्लियर? ऑनलाइन बताएं भाई, तनिषा, अभिराज, रुद्रांश, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अगर ओके जी, ओके, इतना हो गया है तो कैटायन करने के बाद में अब जरा एनायन की बात करते हैं। तो सेकंड देखिएगा एनायन, नेक्स्ट देखेंगे एनायन। एनायन, एनायन में लिखेंगे एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन an anion is formed by the gain of 1 or more electrons by an atom. Of 1 or more electrons by an atom. An anion is formed by the gain of 1 or more electrons by an atom. ठीक, अच्छा, अब इसमें देखते हैं एनायन में एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन का, है ना, बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें हमने क्लोरीन का एग्जांपल लिया कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है, तो +1 इलेक्ट्रॉन। तो याद रहे कि जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका उतना ही चार्ज हो जाता है, चार्ज का मतलब उसकी उतनी ही वैलेंसी हो जाती है। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा था, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1+। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। तो जो देता है वो महान है, इसलिए वो पॉजिटिव है ना, जो मांगता है वो बेकार है, तो इसलिए वो नेगेटिव है ना। पॉजिटिव मतलब अच्छा, नेगेटिव मतलब बेकार। तो जो देता है वो महान है, तो इसलिए सोडियम महान है, तो Na1+ हो गया। और ये लेता है ना, ये ले रहा है, तो ले रहा है यानी कि भीख मांग रहा है ना, तो ये बेकार है, गलत बात है ना। तो Cl1-।
कॉन्सेप्ट वही है जैसे अभी अभी इससे पहले समझाया था। कॉन्सेप्ट क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 17 हो गया। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 17 हो गए। अब क्या करिए, अब इसका जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से होगा। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो शेल है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 8 कितना हो गया? 10 हो गया। अभी कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? अभी 17 है, यानी कि अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? तीसरा शेल बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। हम ये कहते हैं कि कोई भी शेल, पहली शेल को छोड़कर कोई भी शेल जो है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, तो वो स्टेबल हो जाती है। तो इस वाली तीसरी शेल के लिए बड़ा आसान है। 7 इलेक्ट्रॉन है तीसरी शेल में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए बड़ा आसान है कि ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है डोनेट कर दिया था। इलेक्ट्रॉन की शॉर्ट फॉर्म है लिखने की 1, और ई के ऊपर माइनस साइन लगा दीजिए। ये क्या करेगा, ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ले लिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेगा तो इसके पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, यही जो हम देख रहे थे ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स, क्या प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है, क्या प्रोटॉन्स पर कुछ फर्क पड़ा? प्रोटॉन्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो न्यूक्लियस के अंदर बंद थे। तो प्रोटॉन्स तो उतने के उतने ही रहे, 17 के 17 ही। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन्स जरूर एक बढ़ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से लिया है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आ गया इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अब 18 हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से, पॉजिटिव चार्ज से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा, ठीक है, एक ज़्यादा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो वैलेंसी है इसकी वो हो गई 1 माइनस, वैलेंसी हो गई 1 माइनस, ठीक है। शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी वैलेंसी उतनी ही प्लस में। अगर कोई 2 या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अगर मान लीजिए किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसकी वैलेंसी 3+। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 3-। तो जो देता है वो पॉजिटिव, जो लेता है वो माइनस। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे सम कॉमन आयंस, हेडिंग डालेंगे सम कॉमन आयंस। Some common ions
सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, कॉपर आयन, एक टेबल जरूर बना लेना, क्योंकि बिना इसके ना आपका जो अगला टॉपिक जो मैं करूँगा जिसमें हमें फॉर्मूले बनाने होंगे कंपाउंड्स के, वो हो नहीं पाएगा इसके बिना। कॉपर आयन, फिर लिखें जिंक आयरन, जिंक आयन, 7वां लिखें जिंक आयन, 8वां लिखें आयरन आयन, नाइन्थ लिखें एल्यूमिनियम आयन, तो सोडियम का लिखेंगे Na1+, पोटेशियम का K1+, अमोनियम का होता है NH4 1+, मैग्नीशियम का Mg2+, कैल्शियम का Ca2+, कॉपर का Cu2+, जिंक का लिखिए जिंक Zn2+, और एल्यूमिनियम का लिखे Al3+। 10th लिखिएगा क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, Cl1-, ब्रोमाइड, Br1-, हाइड्रोक्साइड, OH1-। नाइट्रेट आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्रेट होता है NO3 1-, ऑक्साइड है O2-। सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, और फिर 18th है फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट का लिखो PO4 सॉरी, सल्फाइड S2-, कार्बोनेट CO3 2-, और सल्फेट SO4 2-। ठीक है, ये सारे आयन्स लिख लीजिए। फिर इनकी हेल्प से कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मूला कैसे बनता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैंने बताया था आपको कि 11, 12 2 दिन की छुट्टी रहेगी, 13 की भी हो सकती है 13 की भी छुट्टी हो सकती है। 13 को मैं वर्क एंड एनर्जी का टेस्ट ले सकता हूँ आपका, तो आप प्रिपेयर रहिएगा 13th के लिए। और कल जो है, कल आपकी क्लास रहेगी यही सेम टाइम पर 7 बजे। ठीक है, तो कल हम क्लास लेंगे। हाँ, नहीं जल्दी
असल में हो नहीं पाएगा, क्योंकि और बाकी बच्चों से भी बात करी तो कोई कुछ टाइम बता रहा है, कोई कुछ टाइम बता रहा है, तो मेरा पूरा ही दिन पूरा मैसअप हो जाएगा, इसलिए तो साथ में